सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्निस्ट पोइट्स की एंड ये जितने भी हमारे पोइट्स हैं उनके मेजर वर्क्स की एंड उनके वर्क्स की समरीज़ की। सो मेरा नाम है एकता मुक्कल एंड आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो लेट्स पोम इज़ सेलिंग टू बाइसेंटियन। तो इस पोम में जो पोएट है वो इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं बट उन्हें ये फीलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वो ये जो बर्थ का रिसाइकिल होता है कि इंसान जीता है, पैदा होता है, जीता है, मरता है, उसको तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो एक तरह से इमॉर्टल हो जाए। बट वो जब यंग लोगों को देखते हैं तो वो ऐसे सोचते हैं कि ये कितने बेवकूफ़ हैं, इनमें बिल्कुल भी अकल नहीं है, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि ये अपने खुद के डिमाइस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने खुद के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो बाइसेंटियन नाम की जगह पर जाना चाहते हैं। वो एक बोट से वो जर्नी तय करते हैं कि भाई उस जगह, ये जो बाइसेंटियन नाम की जगह है ये एक तरह से उनके लिए परफेक्ट है। जो ओल्ड एज के लोग हैं एंड वो इंटेलेक्चुअल वहाँ पे लोग उन्हें मिलेंगे, अच्छे समझदारी की बातें होंगी, आर्टिस्टिक बातें होंगी, तो इस तरह की जगह पे वो जाके बसना चाहते हैं। तो सो द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोम सेलिंग टू बाइसेंटियन आर That is no country for old men, the young in one another's arms, birds in the trees, those dying generations at their song, the salmon falls, the mackerel crowded seas। यहाँ पे जो हमारा पोएट है वो बता रहा है कि जो ओल्ड एज में पहुँच गए हैं उनके लिए ये जगह अब नहीं है। सो जो सबसे पहली लाइन है दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, यहाँ पे कंट्री से मतलब है कि ये जगह हमारे लिए अब नहीं है क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं। द यंग इन वन अनदर्स आर्म, जो अभी यंग लोग हैं वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं कर रहे, इंटेलेक्चुअलिटी की बातें नहीं कर रहे, तो वो तो भाई हमारे लिए ये जगह इसलिए नहीं है। बर्ड्स इन द ट्रीज़, तो यहाँ पे बोल रहे कि जो नेचर है वो भी अपने हिसाब से वैसे ही चल रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि किसी और इंसान पे क्या बीत रही है। ठीक है, जो नेचर में वही रीबर्थ की साइकिल है कि एक चीज़ मरेगी दूसरी ज़िंदा होगी, वो हमेशा चलता ही रहता है, वो अनंत है। Those dying generations at their song, मतलब फिर से वो अपनी जनरेशन की बताते हैं कि हम जो अब मरने वाले हैं अब हमें अपने लिए कुछ ना कुछ खुद करना पड़ेगा। द सैल्मन फॉल्स द मैकरल क्राउडेड सीज, वो बोल रहे कि ये जो जगह है ये तो बहुत ही ज़्यादा हरी भरी है। सैल्मन फॉल्स मतलब ये सैल्मन और मैकरल जो है ये एक तरह की फ़िश होती है दोनों, तो सैल्मन वाटरफॉल से गिर रही है और जो मैकरल है उससे पूरा का पूरा सी भर गया है, क्राउडेड हो गया है। तो मतलब नेचर तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है, पर फिर भी ये जगह हमारे लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना कोई इंटेलेक्चुअल बातें नहीं करता है, कोई स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं करता है और हमारे लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो इन लोगों के लिए हम किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट लाइन्स फ्रॉम द पैसेज आर Caught in that sensual music all neglect monuments of unaging intellect। तो यहाँ पे जो पोएट है W.B. ईट्स वो बात कर रहे हैं यंग लोगों की कि वो जो है ना एक दूसरे के बस प्यार में पड़े हुए हैं। मतलब सेंशुअल म्यूज़िक से मतलब है उनका कि बहुत ही मटेरियलिस्टिक लाइफ वो जी रहे हैं, उन्हें ना एक्चुअल विजडम से, इंटेलेक्चुअलिटी से या नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो किसको नेगलेक्ट करते हैं? मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, जो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ें थी, जो बहुत इंटेलेक्चुअल चीज़ें थी, वो उसकी जो मॉन्यूमेंट्स, अब यहाँ पे सिम्बॉलिक यूज़ हुआ है कि उन्हें किताबों से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें विजडम से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें कुछ नया इजाद नहीं करना, डिस्कवरी से कुछ लेना देना नहीं है, साइंस से कुछ लेना देना नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक उनसे चीज़ें करवा लो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करवा लो एंड इसके अलावा वो और किसी काम के नहीं हैं। ईस्टर 1916 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोम है उनकी। इसमें जो है 1916 में जब आयरलैंड ने रिवोल्ट किया था कि भाई हम लोग जो है ना हमें आज़ादी दे दो, ब्रिटेन से उन्होंने कहा था, पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है तो वो ब्रिटेन बोलता है कि अब हम आपको 4 साल के बाद आज़ादी देंगे। तो लोग वो एकदम से भरोसा नहीं कर पाते ब्रिटेन के ऊपर कि भाई क्या पता तुम ना दो, तो वो अपनी जान गंवा देते, एक तरह से युद्ध छेड़ देते हैं उनके साथ कि भाई बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं कि हमें तो अभी ही आज़ादी चाहिए। तो उस सिचुएशन के ऊपर ईट्स ने ये पोम लिखी थी क्योंकि वो खुद भी आयरलैंड से बिलोंग करते, तो वो उन सेंटिमेंट्स को समझ सकते
सकते थे, बट उनका मानना था कि कोई बात नहीं, अब क्योंकि उनके वहाँ पे भी वॉर छिड़ गई है तो आपको भरोसा करना चाहिए था। पर वो ये दिखाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपकी जो ये ज़िंदगी है ये ज़ाया चली गई, आपने एक गलत कॉज के लिए जान दे दी। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज करती है ये पोम। सो द ओपनिंग लाइन्स ऑफ ईस्टर 1916 आर, I have met them at close of day, coming with vivid faces from counter or desk among grey 18th century houses। तो यहाँ पे जो पोएट है वो सबसे पहले बता रहा है कि वो किन लोगों से मिला है। यहाँ पे I have met them at the close of day, कि मैं उन लोगों से मिला। ये कौन लोग थे जिन्होंने ये आयरिश रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। मैंने आपको बताया कि ये ब्रिटेन से आज़ादी चाहते थे, पर ब्रिटेन ने क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गया था तो उन्होंने बोला कि अब हम 4 साल के बाद देंगे, तो ये इस के लिए युद्ध छेड़ देते कि भाई नहीं, हमें तो अभी आज़ादी चाहिए। तो ये उन लोगों से मिला। कौन? हमारा पोएट। एंड कब मिला? जब ये एक तरह से दिन ढलने वाला था। कमिंग विद विविड फेसेस। अब यहाँ पे विविड वर्ड जो है ये इस तरह से यूज़ किया गया है कि ये जो लोग हैं ये इतने ज़्यादा शार्प माइंडेड है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, ठीक है, मतलब ऐसे डल फेसेस वाले नहीं है, मतलब एनर्जेटिक लोग हैं। फ्रॉम काउंटर और डेस्क अमंग ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेस। अब जो ये पार्ट है फ्रॉम काउंटर और डेस्क, ये दिखाता है कि ये लोग बहुत ऑर्डिनरी से लोग हैं, जो कोई शॉपकीपर हो सकता है, कोई क्लर्क हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, ऐसे बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप ऑफ वर्क करने वाले जो लोग थे, इन्होंने ये रेवोल्यूशन छेड़ा था। अमंग ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेस। अब वहाँ की ये सेटिंग बता रहे कि जो सेटिंग है वो काफ़ी डल है, क्योंकि ये ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेस से मतलब जो जॉर्जियन हाउसेस स्टाइल के बने होते थे, डबलिन की जगह की ये सेटिंग है, ठीक है। तो ये जगह तो बहुत ही डल है, लेकिन जो लोग हैं वो बहुत उत्सुक है कि भाई हम किसी बहुत सही कॉज के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। Now the last lines of Easter 1916 are, now and in time to be, wherever green is born, are changed utterly, a terrible beauty is born। तो ये बहुत ही प्यारी लाइन है। देखो, सबसे पहले इसमें जो हमारे पोएट है वो ना उन रेवोल्यूशनरी से बहुत सिंपैथी रखते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस रेवोल्यूशन के चलते कि उन्हें आज़ादी चाहिए थी आयरलैंड की। तो ये बताते हैं नाउ एंड इन टाइम टू बी, अभी और आने वाले समय तक भी लोग इस मूवमेंट को याद करेंगे। ये जो उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, ये आयरलैंड की हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए छाप छोड़ जाएगा, वो भूलने वाले नहीं है। इन टाइम टू बी मतलब आने वाले टाइम में। वेरेवर ग्रीन इज़ बॉर्न। अब ग्रीन जो है आयरलैंड का एक नेशनल कलर हम बोल सकते हैं। ऐसा कोई नेशनल कलर नहीं है, बट सिंबल है, ठीक है, सिंबॉलिक तौर पे कि जब भी ग्रीन पहना जाएगा, जब भी मतलब कोई आयरलैंड को रिप्रेजेंट करेगा या आयरलैंड की वाहवाही होगी, तो इस मूवमेंट को ज़रूर याद करा जाएगा। ये मूवमेंट कौन सा था? ईस्टर राइजिंग। इसका नाम हम ईस्टर राइजिंग बोलते हैं, ओके। आर चेंज्ड अटरली, मतलब अभी तक जिस तरीके से चीज़ें चलती थी अब वो पूरी तरीके से बदल जाएंगी। मतलब लोगों के सेक्रीफाइस ने, जो उन्होंने इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन देखा, पॉलिटिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आयरलैंड में। एंड अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप कह सकते हो इन्होंने दो कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स एक साथ रखे हैं, टेरिबल एंड ब्यूटी। टेरिबल किस लिए? क्योंकि ये जो मूवमेंट था, रेवोल्यूशन हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन इसी मूवमेंट की वजह से एक नेशनलिज्म की फीलिंग भी लोगों के अंदर जगी। तो इतनी सारी, क्योंकि वॉर का टाइम था, वो इतने सारे लोगों ने अपनी जानें दी, तो वो टेरिबल हो गया। बट ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा अपने नेशन को लेकर प्यार भी जगा। एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, इसका जो नाम है वही बता रहा है कि जो मौत है उसकी आखिर में जीत नहीं होती है। चाहे आपकी कितनी ही भयानक मौत हो, आप फिर भी जो है एक तरह से स्पिरिचुअली जीत जाते हो, ठीक है। मौत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको कोई ऐसे हवा मत बनाओ जितना लोग इससे डरते हैं। अगर आप जितना इससे डरोगे वो इतना ज़्यादा जीतेगी। इतने सारे इस दुनिया में लोग हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से मौत हुई है, बट मरने के बाद वो सब एक हो जाते हैं एंड दोबारा से वो
वो रीबर्थ के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्योंकि वो रीबर्थ की बात करते हैं इस पोम में, तो वो इसी तरीके से बोलते हैं कि मौत को हराना यही है कि आप अपने दिमाग में सोच लो आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, एंड यू नो दैट आफ्टर द डेथ समथिंग न्यू विल डेफिनेटली बी देयर इन योर अपकमिंग वर्ल्ड, and death shall have no dominion. Dead men naked, they shall be one with the man in the wind and the west moon, when their bones are picked clean and the clean bones gone. तो यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहा है कि डेथ है ना, जो मौत है, उसकी आखिर में जीत नहीं होती है, उसका डोमिनियन मतलब डोमिनेट वो नहीं करती है किसी भी चीज़ पे। डेड मैन नेकेड दे शैल बी वन, वो बोलते हैं कि मरने के बाद सारे लोग जो है एक तरह से नेकेड हो जाते हैं और वो एक हो जाते हैं, तब सबके सारे जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाएंगे, एंड किसी में भी ना कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई रिच पुअर, कोई काला गोरा मोटा छोटा, कोई किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब एक हो जाएंगे क्योंकि सबको मिलके मिट्टी में मिलना है। विद द मैन इन द विंड एंड द वेस्ट मून। अब यहाँ पे जो है पोएट बहुत ही ज़्यादा प्यारी इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं कि जो मैन है जो मर चुका है वो किससे मिलेगा, विंड से मिलेगा, मतलब नेचर में मिलेगा, एंड द वेस्ट मून मतलब कॉस्मोस से मिलेगा, यूनिवर्स के अंदर जाके वो मिल जाएगा, तो डेथ तो उसका कुछ उखाड़ ही नहीं पाई। When their bones are picked clean and the clean bones gone, तो ये लास्ट लाइन में बोल रहे हैं कि जब उसकी वो हालत हो जाएगी कि उसकी जो बोन्स है वो तक भी ज़मीन के अंदर अब बचेगी नहीं, ठीक है, पहले उसकी जो पूरी बॉडी है वो ख़त्म होगी, लास्ट में बोन्स बच जाती है, एंड उसके बाद भी जब वो टाइम आ जाएगा जब उसकी बोन्स तक भी नहीं बचेगी, वो भी ज़मीन के अंदर गल के ख़त्म हो जाएगी, तब भी मौत नहीं जीत सकती। इवेंचुअली जो इंसान की स्पिरिट है, सोल है, वही मौत से ज़्यादा ऊपर रहेगी हमेशा हमेशा। द नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोम आर, दे शैल हैव स्टार्स एट एल्बो एंड फुट, दो दे गो मैड दे शैल बी सेन, दो दे सिंक थ्रू द सी दे शैल राइज अगेन, दो लवर्स बी लॉस्ट लव शैल नॉट। ये अगेन बहुत ही प्यारी लाइन है। इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें पोएट कहता है कि जो मुर्दे लोग हैं, है ना, मरे हुए लोग हैं, उनके एल्बोज़ में और फुट पर तारे होंगे, ठीक है, सितारे होंगे। अब ये तारे मतलब रियलिस्टिक नहीं, सिंबॉलिक यूज़ किया गया है यहाँ पे कि कॉस्मिक उनके पास एनर्जी होगी, यूनिवर्स से वो जुड़ जाएंगे। दो दे गो मैड दे शैल बी सेन, मतलब अपनी लाइफ में वो चाहे दिमाग से पागल हो गए हो, बट मरने के बाद उनकी सेनिटी वापस आ जाएगी, वो दोबारा से एक सही समझदार अनडिस्टर्ब माइंड के साथ रहेंगे। दो दे सिंक थ्रू द सी दे शैल राइज अगेन, अगर वो पानी में डूबकर उनकी मृत्यु हुई है तो अब जो उनकी सोल है वो एक बार दोबारा से ऊपर उठेगी, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, दोबारा से डूबना, सिंक करना एंड राइज करना। ओके, राइज किसका, सोल का, डूबना किसका, अपनी जो फिजिकल बॉडी है। दो लवर्स बी लॉस्ट लव शैल नॉट, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वो लोग जीवित थे तो जो लवर्स थे उनका प्यार बेशक से बिछड़ गया हो, ठीक है, लेकिन जो प्यार है वो एक्चुअली इटर्नल होता है, अनंत होता है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, तो मरने के बाद वो दोनों दोबारा से हेवन में जाके मिल जाएंगे। एंड इसी तरीके से जो डेथ है वो उसकी जीत नहीं होगी, वो डोमिनेट नहीं कर पाएगी। डिलन थॉमस की जो नेक्स्ट पोम है फर्न हिल, ये एक तरह का उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से वो जब फार्म पे अपने जाया करते थे तो वहाँ पे कितना इनोसेंटली इंजॉय करते थे, एंड एक तरह से टाइम कैसे बीतता चला जाता है, एंड फाइनली वो अपने लाइफ में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि इंजॉय करना ही भूल जाते हैं, एंड धीरे धीरे उनकी जो लाइफ है वो एंड तक पहुँच जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता, पर वो मॉर्टेलिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, चाइल्डहुड के एक अपना टाइम होता है जब हमें एक तरीके से फ्रीडम होती है, बट उसके बाद हम वही रेट रेस में फंस के रह जाते हैं। So these lines are from the poem Fern Hill, and it goes like, and as I was green and carefree, famous among the barns, about the happy yard and singing as the farm was home, in the sun that is young once only, time let me play and be golden in the mercy of his
मीन्स। यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहा है कि जब वो फर्न हिल फार्म में रहता था तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाली वाला उसका टाइम था। तो जो फर्स्ट लाइन है, एज आई वॉज ग्रीन एंड केयरफ्री, ग्रीन से यहाँ पे मतलब है कि यंग थे, है ना, बहुत एनर्जेटिक थे। तो जब मैं बहुत केयरफ्री इंसान था, यंग था, छोटा था, तब मुझे जो आसपास की जगह थी, मेरा छोटी सी दुनिया थी, छोटा सा मेरा वर्ल्ड था, उसमें भी मैं बहुत अपने आप को सिग्निफिकेंट मानता था कि मेरी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे, मैं बहुत फेमस हूँ। अबाउट द हैप्पी यार्ड एंड सिंगिंग एज द फार्म वॉज होम, तो उसे वो जगह बहुत ही हैप्पी लगती थी, मतलब वो खुश रहता था वहाँ पे। एंड जो उसका जो फार्म था वही उसे अपना घर लगता था कि ये इस जगह पे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। इन द सन दैट इज़ यंग वंस ओनली, अब यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये हर इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही आता है। जैसे सूरज उगता है, डूबता है, बट वो जो दिन होता है वो हर दिन यूनिक होता है। इसी तरीके से हर किसी का चाइल्डहुड यूनिक फेज होता है, बट वो दोबारा लौट के वापस नहीं आता। टाइम लेट मी प्ले एंड बी गोल्डन इन द मर्सी ऑफ हिज मीस, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो समय था वो बहुत दयालु था मेरे ऊपर, उसने मुझे बहुत ही गोल्डन टाइम दिया, बहुत सुनहरा टाइम दिया, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से उस टाइम को चेरिश किया, बहुत इन्जॉय किया। और मेरे ऊपर किसी भी तरह की जो और लोगों के साथ चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं खुश था अपने चाइल्डहुड में। So the next poem that we have is I Remember by Philip Larkin। देखो जैसे हमने फन हेल बाय डिलन थॉमस पढ़ी थी ना, ये उसकी बिल्कुल उल्टी है। ये भी चाइल्डहुड मेमोरीज़ के ऊपर बेस्ड है, बट यहाँ पे जो फिलिप लार्किन की मेमोरीज़ है वो इतनी जॉयफुल नहीं है, वो थोड़ी सी सॉरोफुल है, उसमें थोड़ा सा उनके पेनफुल मेमोरीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक अपनी जहाँ जिस जगह पे रहते थे वहाँ पे वापस आते हैं और थोड़े से नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, उन पुरानी यादों को याद करते हैं, उस टाइम को याद करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का वो टाइम था, क्या वो बहुत अच्छा था, जो कि उन्हें लगता है कि नहीं इतना अच्छा तो नहीं था। तो उनके साथ कोई और भी होता है, वो उनसे क्वेश्चन पूछता है क्या ये वही जगह है जहाँ पे तुम रहते थे, तो वो मन ही मन सोचते हैं कि नहीं ये इतनी अच्छी जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत कम रहा हूँ। तो बट एक्चुअली उन्हें पता होता है कि क्या रियलिटी है, ये जगह उनके लिए इतनी बहुत अच्छी मेमोरीज़ वाली नहीं थी। तो चलिए अब इस पोम की फर्स्ट लाइन्स देख लेते हैं हम। द लाइन्स आर, वॉज दैट माई फ्रेंड स्माइल्ड वेयर यू हैव योर रूट्स, नो ओनली वेयर माई चाइल्डहुड वॉज अनस्पेंट, आई वॉन्टेड टू रिटॉर्ट जस्ट वेयर आई स्टार्टेड। अब इस फर्स्ट लाइन में ही उनका जो दोस्त है वो उससे पूछता है कि क्या वो जगह है जहाँ तुम रहते थे, हैव योर रूट्स, वेयर हैव योर रूट्स, वेयर यू हैव योर रूट्स, मतलब कि वही जगह है जहाँ तुमने अपना पूरा चाइल्डहुड बिताया था, कि जहाँ पे एक तरह से तुम्हारा कल्चरल बॉन्ड है, एक कनेक्शन है शुरुआत से, कि तुम वहाँ से बिलोंग करते हो, क्या वही वो जगह है। तो मन ही मन हमारा पोएट सोचता है कि नहीं, ये वो जगह नहीं है, कि यहाँ पे ना मेरा चाइल्डहुड बीता नहीं, एक तरह से अनस्पेंट, मतलब कि मेरे पास बैड मेमोरीज़ है इस जगह की, सीधी सी बात है, कोई अच्छी मेमोरीज़ नहीं है। आई वॉन्टेड टू रिटॉर्ट, ये मैं उससे बोलना चाहता था कि मुझसे इस जगह के बारे में ज़्यादा मत पूछो क्योंकि मेरी अच्छी मेमोरीज़ नहीं है। तो फिर वो ऐसे सोचते हैं कि जस्ट वेयर आई स्टार्टेड, कि यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा टाइम बिताया, ज़्यादा टाइम तो मैंने अच्छी वाली जगह पर बिताया, ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं बिताया। तो ये ऐसा पोएट उस अपने दोस्त को कहना चाहता था। The next line from the poem are, I never ran to when I got depressed. The boys all biceps and the girls all chest. Their comic ford, their farm where I could be really myself. अब यहाँ पे जो फिलिप लार्किन है वो बोल रहा है कि जो मेरा घर था वो भी ऐसे सुकून भरी जगह नहीं थी मेरे लिए। मुझे जो है वहाँ पे मैं ऐसे भाग के, हम जब डिप्रेस्ड होते तो ऐसे किसी उस जगह से भाग जाते ना, पर मैं भाग नहीं पाता था। द बॉयज़ ऑल बाइसेप एंड द गर्ल्स ऑल चेस्ट, तो वहाँ पे वो बता रहे कि फ़िज़िकली मैं कितना इन्फीरियर फील करता था, और जो बाकी के जो लोग थे, बच्चे थे, वो बहुत ही वेल बिल्ड थे, गर्ल्स बहुत स्मार्ट लुकिंग थी, एंड उनके पास ना बहुत ही ऐसे आर्टिफिशियल सी चीज़ें होती थी जो मुझे पसंद नहीं आती थी। जैसे कॉमिक फोर्ड एक तरह की बैकवर्डनेस दिखाती है कि वो एक तरह की कार है, बट विंटेज कार्स में आ जाती है, वो लग्जरीज भी है बट पुरानी गाड़ियों में आ जाती है, तो मुझे तो वो पसंद नहीं था। देयर फार्म वेयर आई कुड बी रियली माई सेल्फ, अब जो पोएट है वो बोलता है कि उनके जो फार्म्स होते थे, जो पुराने रस्टिक विलेज लाइफ होती थी, मुझे तो वो पसंद आती थी, जहाँ पे मैं रहना पसंद करता।
ठीक है। फोर्ड को भी वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि वो पसंद करता है अपने दोस्त से, लेकिन एक्चुअल में उसे ये सारी चीज़ें लुभावनी नहीं लगती थी। So the opening lines of this poem are: Coming up England by a different line. For once early in the cold new year, we stopped and watching men with number plates sprint down the platform to familiar gates. Why Coventry? I exclaimed. I was born here. तो यहाँ पे जो पोएट है हमारे फिलिप लार्किन, वो बता रहे हैं कि कमिंग अप इंग्लैंड बाय अ डिफरेंट लाइन, कि हम जो इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं बट डिफरेंट रूट से जा रहे हैं इस बार। फॉर वंस अर्ली इन द कोल्ड ईयर, कि साल के शुरुआती टाइम पर ही हम एक बार ऐसे जाते हैं वहाँ पे, तो इस बार भी हम जा रहे हैं। वी स्टॉप्ड एंड वॉचिंग मैन विद नंबर प्लेट्स, हम रुकते हैं एंड बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनकी कारें हैं, मतलब टैक्सीज़ वगैरह, जो लगेज वगैरह उठाते हैं उन लोगों को। स्प्रिंट डाउन द प्लेटफॉर्म टू फैमिलियर गेट्स, अब इन लोगों का क्योंकि रोज़ का आना जाना होता है तो इन्हें पता होता है कि कौन से गेट से इन्हें जाना है, फैमिलियर गेट्स। ओके, वाई कोवेंट्री? आई एक्सप्लेन्ड, आई वॉज बॉर्न हेयर। कोवेंट्री उसकी उस जगह का नाम है जहाँ पोएट का जो है बचपन बीता था, तो वो ऐसे परेशान होकर बोलता है कि क्यों इस जगह पे क्यों आए हैं, यहाँ तो मेरा बचपन बीता था, मुझे नहीं आना है यहाँ पे। तो क्योंकि उसकी बहुत सैड मेमोरीज़ है, अच्छी मेमोरीज़ नहीं है, तो उसे थोड़ा बुरा लगता है कि मुझे यहाँ नहीं आना था। सो नेक्स्ट पोम इज़ चर्च गोइंग बाय फिलिप लार्किन। यहाँ पे फिलिप लार्किन ने एक तरह का रिलीजियस जो है दिखाया कि किस तरीके से लोग रिलीजन से कट ऑफ होते जा रहे हैं मॉडर्न इस टाइम में। उन लोगों का ऑलरेडी रिलीजन से बहुत ज़्यादा भरोसा उठ गया है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लॉजिकली उन्हें डाइजेस्ट नहीं होती, तो वो दुख जताते हैं कहीं ना कहीं, अपनी पूरी कंडीशन दिखाते हैं कि वो किस तरीके से एक ऐसे पुराने से चर्च में एंटर कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत कम भीड़ है, ना के बराबर लोग आते हैं, एंड वो भी बहुत ही हाफ हार्टेडली सारे रिचुअल्स निभा रहे हैं जो उन्हें करने का मन तो नहीं है बट उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी एक आदत सी में आ गया है। तो वो अपना पूरा इस एक्सपीरियंस को बताते हैं कि चर्च जो है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं हमारी दुनिया से। तो उन्होंने जो ये वर्ड टाइटल रखा है चर्च गोइंग, ये दोनों चीज़ दिखाता है कि एक तो वो खुद भी उस दिन चर्च जा रहे हैं संडे के दिन, या फिर चर्च ही हमारी दुनिया से जाते जा रहे हैं, मतलब लोग अब ज़्यादा वहाँ चर्च में विज़िट करना पसंद नहीं करते। तो वो हर तरह की कंडीशन सिचुएशंस बताते हैं कि अब जब लोग कम आएंगे तो इस चर्च की क्या हालत हो जाएगी, एंड धीरे धीरे करके कहीं ऐसा ना हो कि रिलीजन ही हमारी लाइफ से ख़त्म होता चले जाए। तो ये उनका एक वरी वाला क्वेश्चन वो रेज़ करते हैं। तो इस पोम की जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, दे आर पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन इन गेम्स इन रिडल्स सीमिंगली एट रैंडम, बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई. And what remains when disbelief has gone? Grass, weedy pavements, brambles, buttress, sky. A shape less recognizable each week, a purpose more obscure. तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एंड सेकंड लाइन है, यहाँ पे पोएट कह रहा है कि भाई किसी तरह की तो कोई ना कोई पावर वहाँ पे रहेगी। अब वो एक तरह से घोस्टली फिगर्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सुपर नेचुरल चीज़ खुद क्रिएट कर रहे हैं। पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन, बट लोगों के दिमाग में एक सुपरस्टिशन बना रहेगा। बट वो कहते हैं कि लोग जो है यहाँ पे किसी भी तरह की गेम ऑफ चांस है ना, कि मतलब लक की गेम्स खेलेंगे, रिडल्स खेलेंगे, एंड बहुत रैंडम सिचुएशंस में वो यहाँ पे आया करेंगे, वियर्ड सिचुएशंस में। बट वो कह रहे हैं जो सुपरस्टिशन जैसा बिलीफ है ना वो ख़त्म होना चाहिए। आई डोंट सपोर्ट दैट। ठीक है, पोएट खुद कह रहे हैं कि इट मस्ट डाई, द सुपरस्टिशन टाइप ऑफ बिलीफ मस्ट डाई। एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज़ गॉन, अब जब लोगों का वो डिसबिलीफ भी चला जाएगा तो उनके पास जो एकलौती वजह थी यहाँ आने की वो भी ख़त्म हो गई। तो अब वो किस लिए आया करेंगे चर्च? मेन रिलीजन के लिए तो नहीं, प्रेयर के लिए तो नहीं आ रहे थे, वो ऑलरेडी उन्होंने आना बंद कर दिया था, तो अब क्यों आएंगे? तो ये पूरी पोम का सेंट्रल क्वेश्चन है। ग्रास, वीडी पेवमेंट, ब्रैम्बल्स, बटरस, स्काई। अब इस जो ये हमारा चर्च है ये एक सिर्फ और सिर्फ ऐसे खाली ढांचा, एक ऐसी इमारत सी बन के रह जाएगी जहाँ पे कोई विजिट नहीं करता। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी घासें उगेगी, पत्थर, लकड़ी, इस तरह की टूटी फूटी चीज़ें आपको नज़र आएगी और कुछ नहीं। आ शेप लेस रिकग्नाइजेबल ईच वीक, हर हफ्ते इस जो चर्च की कंडीशन है वो ऐसी हो जाएगी कि आपको धीरे धीरे ये समझ ही नहीं आएगा कि ये चर्च ही है, आप इसे रिकग्नाइज ही नहीं कर पाओगे। अ पर्पस मोर ऑब्सक्योर, इसका जो पर्पस है कि लोग यहाँ पे क्यों जाते हैं वो और ज़्यादा लोगों के लिए ख़त्म होता चला जाएगा।
सो आवर लास्ट पोम इज़ डैडी रिटन बाय सिल्विया प्लाथ। तो ये पोम एक तरह की कन्फेशनल पोम है जहाँ पे सिल्विया प्लाथ कन्फेशन करती है ऐसी चीज़ का जो जनरली लोग अपने बारे में किसी को भी बताना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे जो सिल्विया प्लाथ है वो बताते हैं कि वो अपने डैड से ना बहुत ज़्यादा एक तरह से नफ़रत सी करती है क्योंकि उन्होंने बहुत उसे ऑप्रेस करा है। अब ऑप्रेस्ड किस तरीके से करा है वो भी वो बताती है। जब वो 6 या 7 साल की थी तभी उसके डैड की मृत्यु हो गई थी। वो एक जर्मन सोल्जर थे, बट वो एक ऑप्रेसर टाइप ऑफ इंसान ही थे उसकी नज़रों में, जिनके साथ वो कभी अपने आप को एक बहुत खुश मिजाज लड़की नहीं पाती थी, हमेशा उनके आते ही सहम जाती थी। ओके, तो जो इस पोम के फर्स्ट लाइन्स हैं उन्हीं से आप पढ़ के समझ जाओगे कि इनकी पूरी स्टोरी क्या है। ओके, तो जो फर्स्ट लाइन है इस पोम की, इट इज़ लाइक यू डू नॉट डू एनी मोर ब्लैक शू इन विच आई हैव लिव्ड लाइक a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or a chew। तो यहाँ पे जो सिल्विया प्लाथ है वो खुद को एक पैर की तरह इमेजिन कर रही है एंड अपने पापा को सिम्बॉलिकली एक शू की तरह इमेजिन कर रही है। अब वो उनसे बोल रही है कि तुम अब और नहीं कर सकते, यू डू नॉट डू एनी मोर ब्लैक शू, कि अब तुम मुझे और ज़्यादा ऑप्रेस नहीं कर सकते, मैं और ज़्यादा सफोकेट नहीं होंगी। इन विच आई हैव लिव्ड लाइक अ फुट। तो इस ब्लैक शू के अंदर जब वो पैर घुसता है तो वो किस तरीके से सफोकेशन के साथ जीता है, ऑप्रेस्ड होता रहता है पूरे टाइम। तो ऐसी सिचुएशन सिल्विया प्लाथ अपनी बता रही है और वो शू को अपने पापा को बता रही है कि तुम वो ऑप्रेसर थे एंड मैं वो इंसान थी जो हमेशा तुम्हारे आसपास घुटन में जीती थी। फॉर 30 ईयर्स पुअर एंड वाइट। तो जब सिल्विया प्लाथ ये पोम लिख रही है तो उस टाइम पे वो खुद 30 ईयर्स की होती है, गरीब सिचुएशन में होती है। एंड वाइट यहाँ पे डिपिक्ट करता है कि वो इनोसेंट थी, ठीक है, कि मतलब उनमें किसी भी तरह की कोई खामी नहीं थी। बेयरली डेयरिंग टू ब्रीथ और छू, मतलब यहाँ पे वो बताती है कि मैं इतनी ज़्यादा तुम्हारे सामने डरी रहती थी कि मुझसे ना अच्छे से सांस ली जाती थी, ना छींका जाता था, मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती थी, मेरी फ्रीडम तुमने खा ली थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सिल्विया प्लाथ की डेथ तो बहुत जल्दी हो गई, तो उसके बाद 30 सालों तक वो कैसे परेशान रही। एक्चुअली उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसे ख्याल आते थे जो उनको डिस्टर्ब करते थे, जो उनके फादर से रिलेटेड थे। तो वो उनको ना उन ख्यालों को भी ये समझते थे कि अभी भी ये सब मेरे पापा ही मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब अभी भी कर रहे हैं, मैं अभी भी इनसे आज़ाद पूरी तरीके से नहीं हूँ। तो वो अपनी पोएट्री के ज़रिए खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती थी। Finally, we have reached the end of this video, and if you have liked this video then please let me know how you liked it. If you have liked this video then please let me know in the comment section कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड आगे आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।